हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। आज इस वीडियो में हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के एडवांस टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे हम अपना एक वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं और हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज़ में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को प्रोफेशनली कोड लिखने के लिए यूज़ किया जाता है और इंटरव्यूज़ में तो इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ये उन सब की लिस्ट है। अगर आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और ये एडवांस टॉपिक्स की लिस्ट है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड राउटिंग से। अब एक्सप्रेस को यूज़ करके बेसिक राउटिंग कैसे करनी है वो तो हमें पता ही है। बेसिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने अपने ऐप ऑब्जेक्ट पे राउट हैंडलर्स डिफाइन करे थे कुछ इस तरीके से। जब भी हम ऐप ऑब्जेक्ट पे राउट हैंडलर्स डिफाइन करते हैं तो वो जो राउट्स हैं वो ग्लोबल बन जाते हैं। अगर मुझे मॉड्यूलर फैशन में अपने राउट्स को डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे राउटर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन को कॉल करके अपना एक राउटर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और फिर राउटर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं उस ऑब्जेक्ट पे वो सारे फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ जो मैंने ऐप वाले पे कॉल किए थे। अगर मुझे यहाँ पे /login का एक HTTP गेट हैंडलर डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे राउटर डॉट गेट /login करके अपना एक राउट हैंडलर डिफाइन कर सकता हूँ और इसी तरीके से मैं अपने बाकी राउट हैंडलर्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। जब एक बार मैं अपने राउटर ऑब्जेक्ट पे सारे राउट हैंडलर्स डिफाइन कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं उसको अपने ऐप ऑब्जेक्ट पे किसी एक माउंट पॉइंट पे उसको अटैच करता हूँ। यहाँ पे माउंट पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाले URL से शुरू होने वाली सारी रिक्वेस्ट को ये वाला राउटर ऑब्जेक्ट हैंडल करेगा। इस राउटर के अंदर जो भी आपके हैंडलर्स हैं, जो भी आपके मिडलवेयर्स डिफाइंड है, वो सिर्फ उसका स्कोप सिर्फ इस माउंट पॉइंट तक ही रहेगा। तो अब इसका यूज़ केस कहाँ बनता है? इमेजिन करो कि हमारी एप्लीकेशन में 3 मोटे मोटे डोमेन्स हैं। एक है आपका यूज़र्स का डोमेन, दूसरा है आपका ऑर्डर्स और तीसरा है आपका पेमेंट्स। तो यूज़र्स वाले डोमेन में यूज़र के रिलेटेड सारी एक्टिविटी होती है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रोफाइल निकाल के लेके आना या और भी जो भी हैंडलिंग है यूज़र के रिलेटेड। ऑर्डर्स वाले डोमेन में ऑर्डर्स के रिलेटेड सारी हैंडलिंग होती है और पेमेंट वाले डोमेन में आपकी पेमेंट के रिलेटेड सारी हैंडलिंग होती है। तो इन तीनों अलग अलग डोमेन्स के लिए मैं 3 अलग अलग राउटर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। जब मैंने ये 3 राउटर ऑब्जेक्ट बना दिए तो इन तीनों राउटर ऑब्जेक्ट को मैं अपने ऐप ऑब्जेक्ट पे माउंट कर सकता हूँ अलग अलग माउंट पॉइंट पे। यूजर्स वाले को मैं /users पे माउंट करूंगा, ऑर्डर्स वाले को /orders पे माउंट करूंगा और पेमेंट वाले को /payment पे माउंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो एक एप्लीकेशन का कोड है आपने उसको 3 बड़े बड़े डोमेन्स में तोड़ दिया और 3 बड़े बड़े डोमेन्स में तोड़ने के बाद आपने उन सारे डोमेन्स को इंडिविजुअली हैंडल कर दिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो इसका यूज केस यहाँ बनता है। मॉड्यूलर फैशन में आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो और फिर उसको एंड में जाके ग्लू कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगरेबल मिडलवेयर। अब कॉन्फ़िगरेबल मिडलवेयर क्या होता है? कंसेप्चुअली मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा मिडलवेयर फंक्शन जो अलग अलग राउट्स पे अलग अलग तरीके से बिहेव करे। मतलब उसके अंदर एक डायनामिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि अगर रिक्वेस्ट /abc पे आ रही है तो उसको अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए, xyz पे आ रही है तो अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो इसको कैसे हम अचीव करते हैं कोड में? तो इसको अचीव करने के ना 2 तरीके होते हैं। या तो मैं दोनों राउट्स के लिए अलग ही फंक्शन बना दूं, पूरा ऊपर वाले के लिए अलग मिडलवेयर, नीचे वाले के लिए अलग मिडलवेयर, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर मैं अपने कोड को और मॉड्यूलर बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो एक कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट को लेके मुझे यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इस कॉन्फ़िग पैरामीटर के हिसाब से मैं इस फंक्शन से अलग अलग फंक्शंस को रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे कहीं पे भी अगर मिडलवेयर फंक्शन को डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसमें कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो अगर मुझे किसी एक तरीके से अपने मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर करना है तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, उसने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया जो कि मेरा मिडलवेयर फंक्शन बन गया। और अगर दूसरे तरीके से मुझे वापस से कॉन्फ़िगर करना है तो मैं वापस से इस फंक्शन को कॉल करूंगा और ये फंक्शन फिर से एक नया फंक्शन रिटर्न कर देगा जो कि मेरा मिडलवेयर फंक्शन बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम। और इसमें एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है जिसको हम क्लोजर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट
टॉपिक है एरर हैंडलिंग। किसी भी एप्लीकेशन के लिए एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे एरर्स आ सकती है। अगर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही कोई एरर कंडीशन बनती है तो वहाँ पे आप एरर को डायरेक्टली थ्रो कर दो और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट मत होने दो। इमेजिन करो कि आप एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले किसी फाइल को रीड कर रहे हो, तो अगर आपको फाइल रीड करने में एरर आ रही है तो आप वहीं पे एरर को थ्रो कर दो और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट मत होने दो। बट एक दूसरे टाइप की भी एरर्स होती है जो कि रन टाइम पे आती है। एग्जाम्पल के लिए आपने जो भी राउट हैंडलर्स फंक्शन डिफाइन करे हैं उनमें से किसी भी फंक्शन में एरर आ सकती है। अगर आप डाटाबेस को क्वेरी मार रहे हो तो हो सकता है आपका डाटाबेस अवेलेबल ना हो, तो वहां पे आपको एक एरर कंडीशन जनरेट होगी। तो इन सारी एरर्स को कैसे हैंडल करना है। राउट हैंडलर में कोई भी एरर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम अपना एक एरर हैंडलर मिडलवेयर डिफाइन कर सकते हैं। एरर हैंडलर मिडलवेयर भी एक नॉर्मल मिडलवेयर की तरह होता है, बट इसमें हम 4 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं और नॉर्मल मिडलवेयर में हम 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। एरर हैंडलर मिडलवेयर का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा एक एरर ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में एरर आई है तो आपका एरर हैंडलर मिडलवेयर कॉल होगा और उसमें आपको एरर ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अब एरर हैंडलर मिडलवेयर में मैं अपनी एरर को किसी भी टाइप से हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एरर्स को लॉग भी कर सकता हूँ और एरर के हिसाब से मैं क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी सेंड कर सकता हूँ। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के अंदर एक डिफॉल्ट एरर हैंडलर भी होता है जो कि एक HTML आउटपुट जनरेट करता है। डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग को कस्टमाइज करने के लिए ही हम अपना एक कस्टम एरर हैंडलर डिफाइन करते हैं और जो एरर मिडलवेयर है उसको हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। और इसका रीजन भी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा एरर वाला मिडलवेयर है वो सबसे लास्ट में आया है, वो सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट हो। उससे पहले जो भी एरर आनी है आ जाए और सबसे लास्ट में वो वाला कॉल हो। अब हमने अपना एक एरर मिडलवेयर तो डिफाइन कर दिया, बट ये एरर मिडलवेयर कॉल कैसे होता है और ये कैसे अंदर हैंडल होती हैं चीजें। तो जो भी हमारा राउट हैंडलर्स होते हैं, जो भी राउट हैंडलर फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के अंदर 2 टाइप की एरर आ सकती है। या तो आपकी एरर सिंक्रोनस कोड में आएगी, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए सिंक्रोनसली मैं एक एरर को थ्रो कर रहा हूँ। तो इस टाइप की एरर को हैंडल करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो एरर्स आई हैं इसको एक्सप्रेस अपने आप ही कैच कर लेता है और आपके एरर मिडलवेयर को कॉल कर देगा। तो यहां तक की बात तो एकदम सिंपल है। बट इसके अलावा एक दूसरे टाइप की भी एरर्स आ सकती हैं जो है आपकी एसिंक्रोनस कोड के अंदर। इमेजिन करो कि हमें हमारे राउट हैंडलर फंक्शन के अंदर किसी फाइल को रीड करना है और जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का कोड लिखेंगे और यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है। तो इस कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म हो जाए मेरे इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दो। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरर मिलेगी और अगर आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में कोई भी एरर नहीं आई है तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे नल होगा। तो अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये एक एसिंक्रोनस कोड है और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एरर ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बारे में एक्सप्रेस को नहीं पता। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर एरर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल कर देंगे एरर ऑब्जेक्ट पास करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो इससे ये होता है कि हम एसिंक्रोनस कोड में भी अपनी एरर्स को हैंडल करते हैं और जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉल किया आपका कंट्रोल फ्लो यहाँ से निकल के आपके एरर मिडलवेयर को पास हो गया। यहाँ पे आगे का कोई भी कोड रन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क इकोसिस्टम में आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी देखने को मिलते हैं। थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स आपको एज ए ओपन सोर्स मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं और आप उसको अपने कोड में यूज कर सकते हो, एकदम फ्री में है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद कोड लिखने से पहले आप एक बार जाके नेट पे सर्च कर लो, क्या पता आपके यूज केस के हिसाब से ऑलरेडी कोई एक मॉड्यूल अवेलेबल हो जिसको आप यूज कर सकते हो। ऐसा ही एक मिडलवेयर है कुकी पार्सर। कुकी पार्सर मिडलवेयर आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट में आई हुई किसी भी कुकी को पास करके एज ए ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराता है हमें। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे npm install cookie parser -- सेव करके इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे app.use करके अपने कुकी पार्सर मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो एक बार मैंने यहाँ पे ये पार्सर कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद दैट्स इट। हमारी कुकीज़ जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट में कुकीज़ आएंगी वो हमें request.cookies ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी। अगर मेरी रिक्वेस्ट में मान लो कोई सेशन आईडी नाम की कुकी आई है तो वो सेशन आईडी नाम की कुकी मैं यहाँ पे अपने राउट हैंडलर फंक्शन में इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, request.cookies.sessionid।
तो यहाँ पे लॉजिकली हो क्या रहा है, तो जैसे ही मेरे पास कोई एक इनकमिंग रिक्वेस्ट आई, मेरे कुकी पार्सर मिडलवेयर को कॉल किया जाएगा। ये मिडलवेयर को कॉल कौन करेगा? एक्सप्रेस कॉल करेगा। फिर इस मिडलवेयर फंक्शन में वो कुकी हेडर को रीड करके उसमें जो भी एक स्ट्रिंग होगी, कुकी स्ट्रिंग, उसको वो पास करेगा और एज ए की वैल्यू पैस हमें एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल करा देगा जिसको हम यूज कर सकते हैं कुकीज को रीड करने के लिए। आप इस कंसेप्ट को फॉलो करके अपना खुद का एक मिडलवेयर फंक्शन बना सकते हो और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करके उसमें डायनामिकली प्रॉपर्टीज को भी असाइन कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो कि आपके एप्लीकेशन में एक एक्सेस टोकन की नीड है, तो आप एक ऐसा मिडलवेयर फंक्शन बना सकते हो जो कि आपके ऑथराइजेशन को हेडर को रीड करके उसमें जो भी टोकन है उस टोकन की वैल्यू को एज ए रिक्वेस्ट डॉट माई टोकन के नाम पे सेव कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डीबगिंग। किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए डीबगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीबगिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कैसे एरर्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनको फिक्स करोगे। एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर एरर आई है, और इसके लिए हम लॉग्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में लॉग्स का मतलब ये है कि एक ऐसा आउटपुट जिसको कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेट करता है और जिसको रीड करके हम स्टेप बाय स्टेप ये समझ सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है और उसको किस पॉइंट पे आके एरर आई है। लॉग्स जो होते हैं ये जनरली टेक्स्ट होता है और ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है। इसको आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो, नोटपैड पे ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको एक्सप्रेस एप्लीकेशन को डीबग करना है तो आप एक्सप्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉगिंग को अनेबल कर सकते हो। इसको कैसे करना है? इसको करने के लिए आप अपना एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दो इस तरीके से। यहाँ पे मैं डीबग एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहा हूँ express:*. तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर कोई भी लॉग्स हो वो मेरे को प्रिंट हो जाए। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत सारे लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं वन बाय वन। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के और आज के वीडियो के कंसेप्ट्स को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। अगर आपको इन टॉपिक्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हैं, तो यही है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। स्प्रेड द अवेयरनेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ, और अगर आप चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट कोर्स के सारे वीडियोस आपको इनबॉक्स में मिल जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर।